मार्गदर्शन करे माननीय डॉक्टर विलास खरात साहब। साथियों, आज बेरोजगारों की संसद आरंभ हो चुकी है और महाराष्ट्र की राजधानी में मुंबई में आजाद मैदान में इसका आरंभ हो गया है। और भारतीय बेरोजगार मोर्चा पहले फेज में ऑल इंडिया में इस तरीके से बेरोजगारों के साथ सुसंवाद करने का अभियान इस यात्रा के जरिए से किया जा रहा है। डाटा इकट्ठा किया जा रहा है और उनके दर्द को, उनकी समस्याओं को भारत के बड़े पटल पर, जिसको नाम दिया है बेरोजगारों की संसद। साथियों, बेरोजगारों की संसद होती है क्या? बेरोजगारों की संसद होती नहीं है, मगर कहना पड़ रहा है बेरोजगारों की संसद होती है। तो उसकी खास वजह यह है कि पार्लियामेंट के अंदर और असेंबलीज के अंदर कोई भी डिबेट डिस्कशन किए बगैर बेरोजगारों की फौज पैदा की जा रही है। सरकारी उद्योग और सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है। इसलिए मजबूर होकर भारतीय बेरोजगार मोर्चा ने फैसला लिया कि ऑल इंडिया में जाकर लोगों में जो निराशा है, जैसे हमारे साथियों ने आंकड़े बताए, हर दिन में कितने युवा, कितने बेरोजगार मर रहे, तो उनके अंदर हौसला अफजाई करने के लिए ये बेरोजगारों की संसद का आयोजन किया गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद बेरोजगारों को जोड़ने वाली यात्रा ऑल इंडिया में शुरू कर दी जाएगी। संगठित रूप से बेरोजगारों को जोड़ा जाएगा। इसके बाद इसका तीसरा फेज एमपी और एमएलए के निवास स्थान पर आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। तुम हमारे समस्याओं का तुम वजह बन चुके हो, तो एमपी और एमएलए के आवास के सामने आंदोलन शुरू कर देंगे। तुमको इसीलिए वोट दिया कि तुम हमको बेरोजगार बनाए। और इसका चौथा फेज रहेगा ऑल इंडिया में। जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, तो उसकी समापनीय रैली चलो संसद। मगर भारत में जो अलग अलग राज्यों की जो प्रमुख राजधानियां हैं, उन राजधानियों पर 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख युवा छात्र बेरोजगारों का विधानसभा पर मोर्चा। तो ये कोई छुपकर नहीं कर रहे, ओपन कर रहे। तो साथियों, संविधान निर्माताओं ने पहले ही आगाह किया था कि अगर संविधान में जो बातें लिखी गई है उस पर अगर अमल नहीं होगा
तो इसके लिए संविधान जिम्मेदार नहीं रहेगा, इसके लिए नालायक सरकार जिम्मेदार रहेगी। तो हमारा संविधान अच्छा है, मगर इस पर अमल करने का काम बहुजन समाज के लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस पर अमल करने के काम आक्रांता, विदेशी, आतंकवादी और जंगली लोग कर रहे हैं। भारत का जो शासक वर्ग है वो शासक वर्ग विदेशी वर्ग है। हर साल भूखमरी और पावर्टी के रिपोर्ट्स आते हैं। देखो कितनी लज्जा की बात है, नरेंद्र मोदी को और मोहन भागवत के अंदर थोड़ी भी आदमीपन का अस्तित्व होगा तो उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्यों? मोहन भागवत बोल रहा है बना रहे बेरोजगारों का देश, बोल रहा है विश्व गुरु बनने वाला है, विश्व गुरु। आज खबर आ गई विश्व गुरु बनने वाला है, विश्व गुरु बनने वाला है। दूसरे दिन खबर क्या आ गई? भारत 116 गरीब देशों के सूची में 107 नंबर पर है। कितना विरोधाभास है। इधर बातें कर रहे हैं विश्वगुरु बनने वाला है, और दूसरी दिन खबर आती है कि भारत 116 देशों के गरीबी के सूचकांक में, भूखमरी में, गरीबी में अव्वल आ गया। और भारत में हमारे भोले भाले, भोले शंकर बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को हिंदुत्व के नाम पर बरगलाते हैं, और जो पड़ोसी राष्ट्र है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, जिनके नाम से चिल्लाते हैं, वो वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पर जो रिपोर्ट आते हैं उस गरीबी और भूखमरी के सूचकांक में जिन देशों को गालियां देते हैं वो देश गरीबी की और भूखमरी के सूचकांक में नीचे के लाइन में होते हैं। भारत पहले लाइन में होता है। साथियों, जब लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र बनाने में जिसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है वह है महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। 1950 को लोकतंत्र लागू हुआ, उन्होंने आगाह किया, आखिरी जो स्पीच हुआ उन्होंने आगाह किया, और आगाह करते हुए कहा कि इस देश में हम लोगों ने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के ढांचे को अपना लिया है, मगर इस देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का ढांचा या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक सफल नहीं होगी जब तक इस देश में सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को लागू नहीं कर दिया जाएगा। तब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का वजूद शून्य है। बाबा साहब अंबेडकर ने इतना बढ़िया संविधान बनाया और आने वाली नस्लों को ऑन रिकॉर्ड भाषण करके वो कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट वॉल्यूम में वो भाषण उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने कहा कि भविष्य में ये खतरा नजर आ रहा है। भविष्य क्या आ रहा है? तो बाबा साहब अंबेडकर ने स्पिरिचुअल, धार्मिक जो संकल्पनाएं हैं, उस समय के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको जल्दी समझ में आए, इसीलिए उनकी भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हम लोगों ने बड़ी मेहनत से ये संविधान बनाकर, ये पार्लियामेंट नामक हम लोगों ने एक पवित्र मंदिर बना लिया है। हम लोगों ने
एक बहुत अच्छा पवित्र मंदिर बना लिया है, मगर ये खबरदारी रखनी होगी कि इसके अंदर शैतानों को घुसने नहीं दिया जाए। अगर शैतान इसके अंदर घुस गए तो इस पवित्र मंदिर को वो तहस नहस कर देंगे। आज यही स्थिति है, आज यही स्थिति है। और स्थिति कितनी भयंकर है इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। यह उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस उदाहरण को चर्चा के लिए लेना बहुत जरूरी है। तारीख है 22 दिसंबर 1952, यानी संविधान को अमल करते हुए 2 साल गुजर गए। बॉम्बे के नजदीक पुणे जिला है और पुणे डिस्ट्रिक्ट जो जुडिशरी है, पुणे डिस्ट्रिक्ट लॉ लाइब्रेरी में बाबा साहब अंबेडकर को भाषण देने के लिए वकील और जजेस ने बुलाया। वकील और जजेस ने बुलाया तो उनको पूछा कि आप किस विषय पर भाषण करेंगे, आपने तो संविधान बनाया। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मैं वकील और जजेस के सामने एक विषय पर बोलना चाहता हूं। तो विषय था असली प्रजातंत्र किसे कहा जाए और उसे बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने एक सवाल खड़ा किया, डेमोक्रेसी स्थापित करने वाले ने एक सवाल खड़ा किया। उनको इस बात का अंदाजा हो गया कि यह संविधान को खत्म कर दिया जाएगा और संविधान को खत्म करने वाले जो लोग हैं वो ब्राह्मण लोगों के बारे में हमारे लोगों को सतर्क करने के लिए उन्होंने वहां वक्तव्य किया। जो वक्तव्य उन्होंने दिया, मैं कार्यक्रम शुरू होने के पहले जज साहब को उसका हवाला देते हुए कह रहा था, जज साहब, बाबा साहब अंबेडकर ने जो बात कही वो आज 200% सही होते हुए नजर आ रही है। जज साहब ने मुझे कहा, मगर हमारे बैकवर्ड कास्ट के लोग इस बात को जल्दी समझे तब, ताकि इसको बचाया जाए। बाबा साहब अंबेडकर ने 1952 में जो धोखा लोकतंत्र के लिए है वो बताते हुए ये कहा, मेरे राय में प्रजातंत्र को सफलता से लागू होने की पहली शर्त यह है कि समाज में भयानक विषमता नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं 1952 के भाषण में कि अगर लोकतंत्र को सफल करना है तो उसकी पूर्व शर्त है, उसकी पहली शर्त यह है कि भारतीय समाज में विषमता नहीं होनी चाहिए, शोषित वर्ग नहीं होना चाहिए, दबा कुचला वर्ग नहीं होना चाहिए। जैसे भारत देश के समाज व्यवस्था में यह बर्बरता का रूप धारण कर चुका है। कुछ लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को विशेषाधिकार है और बहुसंख्य लोगों को कोल्हू के बैल की तरह मानकर उनके ऊपर शासन किया जा रहा है। उन्होंने इस बात का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर अल्पसंख्यक ब्राह्मण लोगों का शोषणकारी कार्य जारी रहेगा तो भारत का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और मैं इसके लिए आगाह करना चाहता हूं, अल्पसंख्यक मुट्ठी भर लोग जब शोषण की प्रक्रिया जारी रखेंगे और लोकतंत्र उसकी वजह से खत्म हो जाएगा तो उसकी जगह पर, लोकतंत्र की जगह पर एक भयंकर हिंसा आ सकती है
और वो कितना तबाह कर सकती है, इसको बयान करने के लिए मेरे पास शब्द अधूरे हैं। जिसने संविधान बनाया वो आदमी कह रहा है, ये जो हम बेरोजगारों की संसद बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं? हम देश को बचाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संवैधानिक अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं। देखो ये ऑर्डर निकाला, ये महाराष्ट्र सरकार का ऑर्डर है 14 मार्च 2023। इस ऑर्डर में सरकार ने ये कहा कि हम लोगों ने विधिमंडलों में ऐसा कानून पास कर लिया है। कौन से तारीख को पास किया है? 8 मार्च 2023च्या बैठकी समोर ठेवून त्यास मान्यता घेण्यात आली आहे। यानी कोई उपस्थित नहीं है, चोर चोर इकट्ठा हो गए, बदमाश बदमाश इकट्ठा हो गए और उन्होंने घोषित कर दिया ये कानून पास करेंगे। क्या लिखा इस कानून में? प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात ठेवून विकासाच्या कामासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने शक्य असेल तिथे बाह्य यंत्रणेमार्फत कामे करून घेण्याचे शासनाचे धोरण आहे। त्यामुळे वित्त विभागाच्या मान्यतेने या विभागाच्या दिनांक 18/6/2014 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये फलाना फलाना कंपनींना आम्ही हा अधिकार प्रायव्हेट सेक्टर करण्याचा अधिकार देतो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है महाराष्ट्र की राज्य सरकार संविधान को नहीं मान रही है। यही बताना चाहते हैं हम लोग, महाराष्ट्र के लोगों को यही बताना चाहते हैं हम लोग। इस संविधान को सम्मान करते हुए किसी ना किसी को बोलना चाहिए। विरोधी दल नहीं बोल रहे, विपक्ष नहीं बोल रहे, उनको ईडी का डर लग रहा है, उनको सीबीआई का डर लग रहा है, तो इसलिए वो ताले लगाए हुए हैं। और असेंबली के अंदर ऐसे नालायक बैठे हुए लोग ये संविधान विरोधी कानून पास कर रहे हैं। मैं आज का जो बेरोजगारों की संसद के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मैं जिम्मेदार पदाधिकारी के तौर पर आप लोगों को, और ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, ऑल इंडिया के लोग इसको देख रहे हैं, हम ये महाराष्ट्र का जो जीआर है, इस जीआर को महाराष्ट्र के सभी तहसीलों में, सभी जिलों में, सभी विधानसभाओं में और महाराष्ट्र के 44,000 गांवों में जलाने का आज हम फैसला लेते हैं। फडणवीस सरकार का आदेश मुझे अभी पता चला। ग्राउंडवर कोणतीही प्रतिमा वस्तू जाळण्यास मनाई आहे पोलीस आदेशानुसार। हम फडणवीस के भी पुतले जलाएंगे ऑल महाराष्ट्र। चलो लड़ाई होनी चाहिए, लोकतंत्र में लड़ाई होनी चाहिए, जायज तरीके से होनी चाहिए, नाजायज तरीका है। पेशवाई है क्या? देवेंद्र फडणवीस के बाप का महाराष्ट्र नहीं है। देवेंद्र फडणवीस के बाप का महाराष्ट्र नहीं है। देवेंद्र फडणवीस मोहन भागवत भारतीय नहीं है। अभी बेरोजगारों को, भारतीय लोगों को हमें बताने का अवसर मिल गया। बेरोजगार मोर्चा, देखो ब्राह्मणों का जो डीएनए है
वो भारत का डीएनए नहीं है, हमारे पुलिस भाइयों को मालूम नहीं है। पुलिस का डीएनए और हमारा डीएनए एक है, मगर मोहन भागवत का डीएनए, देवेंद्र फडणवीस का डीएनए भारतीय डीएनए नहीं है। उसका डीएनए है R1A1, उसके डीएनए का नाम है साइंटिफिक शब्दावली में। एससी का डीएनए, एसटी का डीएनए, ओबीसी का डीएनए, मोस्ट बैकवर्ड एमबीसी का डीएनए, घुमंतु जनजातियों का डीएनए, महिलाओं का डीएनए और तमाम जो रिलीजियस कम्युनिटी है उन सभी लोगों के डीएनए ग्रुप का नाम है L3M1। हमारा डीएनए L3M1 ये साइंटिफिक शब्दावली है, मगर दोनों शब्दों से आपको अंतर पता चल रहा होगा। R1A1, L3M1 ये दोनों अलग अलग है। डीएनए के अनुसार ब्राह्मण विदेशी है। अंग्रेज भी ऐसे ही थे, वो भी बोलते थे आपको फलाना जलाना पाबंदी रहेगी। अंग्रेज भी ऐसे ही थे, आपको सरकार के कानून का उल्लंघन करना अपराध रहेगा, दंड रहेगा, जेल में जाना पड़ेगा। तो जो तथाकथित आजादी का आंदोलन चलाने वाले लोग थे, जिन जिन चीजों पर पाबंदी होती थी वही करते थे, तो उनको वो लोग देशद्रोही कहते थे अंग्रेज लोग। तो जितना उनको देशद्रोही कहा जाता था, लोग उसका उल्टा मतलब लेते थे, ये देशभक्त है, ये देशभक्त है। कल हमने सरकार का जीआर जला दिया तो क्या होगा? हम भी देशभक्त हो जाएंगे, हम भी देशभक्त हो जाएंगे। इसलिए साथियों, मैं देवेंद्र फडणवीस का जाहिर निषेध करता हूं और बेरोजगारों की संसद में ये ठराव पारित करते हैं, बहुमत से ठराव पारित करते हैं कि महाराष्ट्र के 44,000 गांवों में ये जो विधानसभा में विदाउट डिबेट, विदाउट डिस्कशन का जो कानून पास किया है, उस कानून को हम जलाकर रहेंगे। हमें आपके किसी कानून से डराने की जरूरत नहीं है। जब आरएसएस के लोगों ने हमारे कार्यक्रम को हरियाणा में रोकने का प्रयास किया, पुलिस प्रशासन को साथ में लिया, ब्राह्मण एमपी एमएलए को साथ में लिया, कलेक्टर को साथ में लिया, तो हमने वहां से ऐलान किया कि हमारी इच्छा नहीं है भीमा कोरेगांव का दोबारा युद्ध हो, हमारी इच्छा नहीं है। मगर मोहन भागवत की अगर इच्छा होगी तो उसकी इच्छा हम पूरी करेंगे। हमारी इच्छा नहीं है, हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के दायरे में रखकर हमारी बात करने वाले लोग हैं। तो वहां पर हमने ऐलान किया था हमारे कार्यक्रम पर पाबंदी नहीं है, ये संविधान के मौलिक अधिकार पर पाबंदी है, और संविधानिक मौलिक अधिकार पर अगर हरियाणा गवर्नमेंट पाबंदी लाती है तो हम जल्द ही नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर पर लाखों की संख्या में मोर्चा लेकर जाएंगे, बोला था। करके दिखाया कि नहीं? 5-6 अक्टूबर 2023 को आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर गए, बुलाया था 1 लाख, सरकार ने 182 ट्रेन रद्द कर दी, लोग आए 3.5 लाख। तो देवेंद्र फडणवीस की नाक कट गई और देवेंद्र फडणवीस ने दोपहर में, अब वो शब्द नहीं बोल सकते, नाम लेना पड़ा उसको, भारत मुक्ति मोर्चा का नाम लेना पड़ा। अभी मैंने आज सवेरे खबर पढ़ी, मैं मुंबई से बात कर रहा हूं इसलिए मुंबई में ये बोलना जरूरी है। मैंने आज खबर पढ़ी, बहुत दुखद खबर पढ़ी
इतने नालायक हो सकते हैं ये लोग जिनको संविधान का डर नहीं है। खबर ये पड़ी कि जिन लोगों ने पेंशन योजना के नाम पर आंदोलन किया, ऐसे लोगों का फला इतने इतने दिन का वेतन काटा जाएगा। ये है पेशवाई, इसी को कहते हैं पेशवाई। भारत के संविधान में कर्मचारियों को अपनी बात रखने का अधिकार है, हर नागरिकों को अधिकार है। अरे ये तो गुंडागर्दी है, कर्मचारियों को पेंशन नहीं दिया जाएगा तो लड़ रहे। इससे हम बेरोजगारों को संदेश मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वो उनको धमकी दे रहे। साथियों, बेरोजगारी कहां से पैदा हुई, किसने पैदा की, ये बताने के लिए यह संसद है। बेरोजगारी कहां से पैदा हुई, किसने पैदा की? तो साथियों, 31 मई 1991 को तत्कालीन सरकार, कांग्रेस की सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर एक कानून पास किया और वो कानून कांग्रेस ने लाया, बीजेपी और कम्युनिस्टों ने बिना शर्त समर्थन दिया। उस कानून का नाम है एलपीजी। उस कानून का नाम है एलपीजी। एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। इसका शुद्ध हिंदी में अर्थ होता है निजीकरण, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण। मराठी में अर्थ होता है खासगीकरण। खासगीकरण का मतलब क्या है? तो संविधान में लिखा हुआ है। संविधान में क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग आज ये शपथ लेते हैं कि भारत में न्याय, समता, समानता, भाईचारा, इस महान चार तत्व पर हम नया राष्ट्र का निर्माण करेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या हो गया? अरे निजीकरण ने न्याय, समता, समानता, बंधुत्व हवा में उड़ा दिया। अब क्या हो गया? न्याय, समता, समानता, बंधुत्व को हटा दो। संवैधानिक फ्रेम को उड़ा देने का कार्यक्रम है और मुट्ठी भर लोगों का ये देश रहेगा। मुट्ठी भर लोगों के पास वेल्थ रहेगा, पैसा रहेगा और मुट्ठी भर लोग इस देश को चलाएंगे। ये ईश्वर किया था भारत के संविधान ने, ये तो ईश्वर नहीं किया था। दो 2014 में ईवीएम का घोटाला करके नरेंद्र मोदी आया है। नरेंद्र मोदी कोई दूध का धुलावा आदमी नहीं है। नरेंद्र मोदी का कोई महान कार्य है बताओ? 2014 में आया, ओबीसी की जनगणना नहीं किया। 2019 में आया, ओबीसी की जनगणना नहीं किया। मनगुंटीवार नामक मंत्री है महाराष्ट्र का, ओबीसी को उसका समाचार लेना चाहिए। कल परसों उसने बोला ओबीसी की जाति आधारित जनगणना बीजेपी करने वाला नहीं है। अरे तो क्या काम किया तुम लोगों ने? पहले प्लानिंग कमीशन होता था, 5 साल की योजनाएं बनाई जाती थी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कैसे किया जाए उसका स्टडी होता था। और वो संवैधानिक संस्था थी। संविधान बनने के साथ प्लानिंग कमीशन पैदा हुआ था। प्लानिंग कमीशन अपने आप पैदा नहीं हुआ, संविधान के साथ, जुडिशरी के साथ प्लानिंग कमीशन का निर्माण हुआ। 2014 में प्लानिंग कमीशन रद्द किया और बीजेपी सरकार ने पॉलिसी आयोग का निर्माण किया। जैसे ही पॉलिसी आयोग आया, मनुस्मृति आ गई और उसका जो हेड है मिस्टर कांत ने ये कहा, भारत सरकार का काम नहीं है रेल चलाना,
भारत सरकार का काम नहीं है स्कूल चलाना, भारत सरकार का काम नहीं है सरकारी उद्योग कंपनियां चलाना, सरकार का काम नहीं है। क्यों? कितने बजे तक है? वैसे तो 10 बजे तक रहता है सरकारी नियम के अनुसार। तो बीजेपी के पॉलिसी आयोग ने कहा सरकार का काम स्कूल चलाना नहीं है, सरकार का काम रेलवे चलाना नहीं है, सरकार का काम अस्पताल चलाना नहीं है, सरकार का काम है क्या? तुमने तो बेरोजगारों को भजे तलाने के लिए कहा, भजे तलने के लिए कहा, तुम क्या तलोगे? अगर तुम्हारा ये काम नहीं है तो तुम क्या करोगे? और किस नाम पर लोगों के सामने वोट मांगने जाओगे? नरेंद्र दामोदर दास मोदी किस नाम पर जनता के बीच में वोट मांगने जाओगे? अभी आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, मिलिट्री भेज दिया, अग्निवीर की स्थापना कर दी, 4 साल के मिलिट्री वीर। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रिया है, जहां से बारूद बनते हैं, लड़ाई के हथियार बनते हैं, उन सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। इसका मतलब है संविधान के पहले ही पन्ने पर जो शब्दावलियां थी वो अब शब्द रह गया। कितनी पावर दी भारत के संविधान ने प्रधानमंत्री को, कितनी पावर दी भारत के संविधान ने राष्ट्रपति को, कितनी पावर दी चुने हुए प्रतिनिधियों के पास। सॉवरेन कंट्री भारत एकलौता ऐसा देश रहेगा जो किसी भी बाहरी देश के सामने झुकेगा नहीं। संविधान निर्माता ने कहा, भारतीय संसद को इतनी बड़ी पावर दी, सॉवरेन कंट्री, यानी बाह्य दबाव पर आप झुक नहीं सकते। ये प्राइवेटाइजेशन ने भारत को विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने झुका दिया है और विदेशी हथियार बेचने वाले कंपनियों से आने वाले समय में प्राइवेट मिलिट्री भारत में लाई जाएगी। यहां तक कि अब पुलिस विभाग का भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। वो लोग नालायक लोग हैं जो मिलिट्री को खत्म कर रहे हैं। कैसे कहा जा सकता है ये प्रधानमंत्री है? किस आधार पर प्रधानमंत्री है? कैसे कहा जा सकता है ये संविधान का सम्मान कर रहे हैं? और किस मुंह से कहा जा सकता है कि इस देश में संविधान का सम्मान किया जा रहा है? साथियों, 1991 में पास की गई प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी को 32-33 साल गुजर गए। नालको बेच दिया, टेलको बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एमटीएनएल बेच दिया, स्टील अथॉरिटी कंपनी बेच दिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेच दिया, भारत सरकार का रेल विभाग बेच दिया, एयरलाइंस कंपनियां बेच दी। कहां बचा है लोकतंत्र? बाबा साहब अंबेडकर जिस बात की तरफ इशारा कर रहे थे, अगर विषमता की खाई बढ़ाओगे तो बाबा साहब ने कहा पहली ही शर्त है, अगर भारत से जल्द आर्थिक विषमता खत्म नहीं हुई, उच्च नीचता की दरी खत्म नहीं हुई, तो भारत में रक्त रंजित क्रांति हो सकती। भारत उस दिशा में धकेला जा रहा है। आदिवासी की समस्या है, आदिवासी लड़ रहा है। इन्होंने क्या नाम दिया? नक्सलाइट। ये साहब आदिवासी लड़ रहा है, उसको बदनाम करने के लिए नाम क्या दिया? नक्सलाइट। सुप्रीम कोर्ट में एक केस गई थी, सलवा जुडुम मामला। उस केस का नाम है सलवा जुडुम मामला। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नक्सलाइट लोग नई आर्थिक नीति से पैदा हुए, यानी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये विदेशी ब्राह्मणों की नाजायज संतान है नक्सलाइट सिस्टम।
तो साथियों, आदिवासी लड़ता है तो उनको नाम दिया जाता है नक्सलाइट है। किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है तो उसको नाम दिया है अलगाववादी है। सिखों को नाम दिया जा रहा अलगाववादी है। भीमा कोरेगांव का फसाद किया आतंकवादी भिड़े एक बोटे ने। कितना बड़ा आतंकवादी है एक बोटे मालूम है? कितना बड़ा आतंकवादी है? मिलिंद एक बोटे जर्मन बेकरी बम ब्लास्ट का असली मास्टरमाइंड है। उसका नाम ही नहीं है, उसको कोर्ट बुलाता ही नहीं है। कितना बड़ा महान आदमी है ये, मैं नहीं कह रहा हूं। महाराष्ट्र का पूर्व आईजी मुशर्रफ साहब ने उनकी किताब में लिखा हुआ है कि जर्मन बेकरी बम ब्लास्ट का असली मास्टरमाइंड मिलिंद एक बोटे। कभी नाम सुना आपने? बम ब्लास्ट ये करते हैं जो शेड्यूल कास्ट के अम्बेडकराइट लोग हैं, उनको कह रहे हैं ये अर्बन नक्सलाइट है। आदिवासी को कह रहे तुम जंगली नक्सलाइट हो। सिटी में जो विचार से तैयार हो गए उनको क्या कह रहे हैं? अब अर्बन नक्सलाइट हो। साथियों, इस देश में 3.5% ब्राह्मणों को सर्टिफिकेट बांटने का संविधान ने अधिकार नहीं दिया है। संविधान कहता है तुम भिखारी हो, कुछ औकात नहीं तुम्हारी। साथियों, ब्राह्मणों को भिखारी क्यों कह रहा हूं मैं? संविधान लागू हो गया और संविधान के द्वारा SC ST OBC के लोगों को तो तुम्ही शांत राहा। आम्ही लवकर तुमच्या टाइमाच्या आत समाप्त करतो। तुम्ही आमचा एक टाइम खाल्ला तर आम्ही 1 मिनिट टाइम वाढू। और है हमारे पास समय, हमारे पास या कम समय है तो सदन में जाएंगे तो ज्यादा समय हमारा होगा, असेंबली में जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे तो पास समय हमारा होगा। अब इनके पास समय, अब हमारा समय होगा। तो इस देश में विदेशी ब्राह्मण लोगों ने, जिनके पास गांव का सरपंच चुनने की औकात नहीं है, नरेंद्र मोदी भागवत के इशारे पर काम करता है। नरेंद्र मोदी गुलाम है उनका। देवेंद्र फडणवीस किसी MLA के सीट पर छोड़ दे, किसी भी गांव में सरपंच की सीट पर जीत कर बता, तब मानेंगे। ब्राह्मण को कौन जीत के देगा? किस गांव में ब्राह्मणों के वोट है? तो अल्पसंख्यक लोग पार्लियामेंट पर कब्जा किया, जुडिशरी पर कब्जा किया, न्यायपालिका पर कब्जा किया, शासन व्यवस्था पर कब्जा किया। इसकी मूल वजह है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था मुझे 50 दिन दो केवल, मैं काला धन लाऊंगा और हर एक के पास इतना पैसा भेजूंगा, कोई भीख नहीं मांगेगा। अगर नहीं लाया तो मुझे चौक में लाओ और जो चाहे करो। नरेंद्र मोदी सत्यवचनी है तो जनता के बीच में बिना सिक्योरिटी के जाकर बता, जैसे तुमने बोला था, तब मानेंगे तुम्हारी कितनी प्रसिद्धि है। बोला उस पर अमल तो करो। 2014 में नरेंद्र मोदी EVM घोटाला करके जीत कर आया, 2019 में EVM घोटाला करके आया और 2024 में भी RSS बीजेपी के लोग EVM घोटाला करने वाले हैं। यहाँ की खुफिया विभाग और यहाँ की पुलिस विभाग को विनती है कि वो हमारी जानकारी उनके सरकार तक दे दे, क्योंकि ये कार्यक्रम का निजी मकसद भी यही होता है। 2014 में EVM घोटाला करके अगर फिर से RSS बीजेपी आने वाली है तो 2024 में हम लोग 15 लाख बूथों पर 15 लाख EVM मशीन उठाकर फोड़ने वाले हैं। ये मकसद है भारतीय बेरोजगार मोर्चा के संसद का। मूल मकसद ये है कि 2024 में हर हालत में विदेशी ब्राह्मणों की ताकतों का कब्जा भारत पर नहीं आना चाहिए और
विदेशी ब्राह्मणों को देश में शासन सत्ता पर रहने का अधिकार नहीं है। ये भी आज इस भारतीय बेरोजगारों की संसद के द्वारा हम ये फैसला करते हैं और फिर से याद दिलाते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के साथ उसने जो इलीगल, जो सरकारी जॉब नहीं देने का जो जीआर पारित किया है, महाराष्ट्र के 44,000 गांवों में देवेंद्र फडणवीस के पुतले के साथ जलाने के फैसला कर मैं यहाँ पर समारोह करता हूँ। यहाँ उनको इतना नहीं दादा, मतलब ये एक ढंग से मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, जो सभा का ग्राउंड है वो खेलने का ग्राउंड हो गया। अब इसको डिटेंशन कैंप कर दिया। धमकी दी जाती कि 5 के पहले आपको बाहर नहीं जाना है, आपका कोई जरूरी काम तो भी नहीं जाना है, यहाँ आपकी सामग्री, साहित्य सामग्री भी नहीं रखी जाएगी। इसको पेशवाई कहते हैं। यही पेशवाई है। बॉम्बे में ये चलने नहीं देंगे हम लोग। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी